आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। ब्रिक्स एक बड़ा इकोनॉमिक फोरम है, नो डाउट। इसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये शुरू में 4 मुल्क शामिल थे, लेकिन फिर बाद में इसके अंदर साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर दिया गया था। अलबत्ता इस ग्रुप में इंडिया अगर देखा जाए तो एक ऐसा मुल्क है जिसके स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ग्रुप के बाकी मुल्कों से ज़रा हटके, ज़रा मिसफिट महसूस होते हैं। वो यूं कि इंडिया बुनियादी तौर पर एक प्रो अमेरिका, प्रो वेस्ट मुल्क है। पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में न्यूट्रलिटी साफ नज़र आती थी, लेकिन मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इंडियन फॉरेन रिलेशंस में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक अमेरिकन असर साफ तौर पर नज़र आने लगा है। अब कोई अगर इसका विरोध करता है और इस बात से डिसएग्री करता है तो फिर सवाल ये है कि क्वाड और इंडो पैसिफिक क्या है। फिर अमेरिका डोमिनेटेड ग्रुप्स है ना, अमेरिका डोमिनेटेड फोरम्स है ना। रशिया और चाइना तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इंडिया आपको वहाँ पर बैठा हुआ नज़र आता है। तो एक अमेरिकन असर बहरहाल मोदी साहब के आने के बाद इंडियन फॉरेन रिलेशंस में नज़र आया है। लेकिन इसके बरक्स ब्रिक्स के जो दूसरे मुल्क हैं वो या तो न्यूट्रल हैं या फिर एंटी यूएस, एंटी वेस्ट हैं। मिसाल के तौर पर चाइना और रशिया। ना हुआ यह है कि चीन और रूस खास तौर पर ब्रिक्स के अंदर नए मुल्क शामिल करवाना चाहते हैं। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, इट्स वन ऑफ द इम्प्रेसिव इकोनॉमिक फोरम्स इन द वर्ल्ड। एक बड़े जो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उसके अंदर ब्रिक्स का शुमार होता है। इसके अंदर रशिया और चाइना दीगर मुल्कों को भी ऐड करना चाहते हैं। वो बेसिकली इस बड़े अलायंस को फैलाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया को एतराज़ है इस पे। इंडिया को एतराज़ इस पे, इसके फैलने पे, इसकी स्प्रेड पे इंडिया को एतराज़ नहीं है। इंडिया को एतराज़ इस बात पे है कि ऐसा ना हो कि नए मेंबर वो आ जाएं जिनके साथ चाइना के तो बेहतर रिलेशंस हैं, लेकिन हमारे रिलेशंस उनके साथ उतने बेहतर नहीं है। तो इस तरह से ब्रिक्स तो एक प्रो चाइना फोरम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे लिए बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लास्ट मंथ ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 1068 में मैंने बात की थी कि इंडिया इज एक्टिंग एज एन अमेरिकन एजेंट इन ब्रिक्स, यानी उल्टा इंडिया की ये कोशिश है कि ब्रिक्स से कुछ इस तरह का अलायंस बन जाए कि इसमें इंडिया का असर ज़्यादा हो और ब्रिक्स को एक तरह से एंटी अमेरिका ग्रुप बनने से इंडिया रोक रहा है। क्योंकि अगर ये एंटी अमेरिका ग्रुप बन गया, जैसा कि रशिया और चाइना, देखा जाए बादियों नज़र में ऐसा महसूस होता है कि वो यही करना चाह रहे हैं कि एक एंटी अमेरिका ग्रुप बन जाए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो सबसे ज़्यादा इसका नुकसान इंडिया को ही होगा। क्योंकि देखें ना, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ क्वाड एंड इंडो पैसिफिक अलायंस, जो कि एंटी रशिया और एंटी चाइना ग्रुप है। लिहाजा इंडिया ब्रिक्स को किसी सूरत एंटी अमेरिका ग्रुप बनने नहीं देगा। इंडिया नहीं चाहेगा ऐसा। इससे इंडिया की पोजीशन अजीब गरीब किस्म की हो जाएगी कि वो एक तरफ से एंटी अमेरिका ग्रुप ब्रिक्स में भी होगा, फिर एंटी चाइना ग्रुप, एंटी रशिया ग्रुप इंडो पैसिफिक में भी होगा। इंडिया काफ़ी गड़बड़ सी पोजीशन हो जाएगी उसकी। अलबत्ता इस सारे झमेले के बावजूद चीन की कोशिशों से मैं आपको ये बता दूं कि चंद नए मुल्क ब्रिक्स के अंदर शामिल होने जा रहे हैं आने वाले थोड़े अरसे के अंदर। मतलब इंडिया जो चाहता है उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला ब्रिक्स में। चाइना जिन मुल्कों को ऐड करवाना चाहता है वो मुल्क आने वाले हैं। 5 ऐसे मुल्क हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर बनने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में। इनमें से सारों के साथ चीन के तो ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, जाहिर सी बात है, वही इनको लेकर आ रहा है। लेकिन इंडिया के जो है ना, इंडिया के मतलब आप कह सकते हैं कि 5 में से 4 के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी बेहतर हैं। ईरान, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और मिस्र, ये वो 4 मुल्क हैं जिन पे इंडिया को मतलब ज़्यादा एतराज़ नहीं है। वो चाहते हैं ठीक है इन्होंने आना है ब्रिक्स में तो आ जाए। लेकिन जो 5वां मुल्क है, जो 5वां मुल्क इसमें आ रहा है, उससे इंडिया को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, और वो है तुर्की। इसकी वजह यह है कि तुर्की की कश्मीर पे जो पॉलिसी है वो बिल्कुल वही है जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी है। पाकिस्तान और तुर्की की एक जैसी पॉलिसी है कश्मीर के अंदर, और ये इंडिया को हमेशा हॉन्ट करती रही है चीज़। लिहाजा तुर्की की ब्रिक्स में शमूलियत पे उनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है इंडिया को, सूत्रों के अनुसार। वैसे अगर 5 को मिला के देखें तो एक बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे, जो कि रशिया और चाइना बेसिकली प्ले कर रहे हैं। इंडिया को शायद वो नज़र नहीं आ रहा। अगर आप केयरफुली देखें ना तो इन 5 मुल्कों में से 4 मुल्क वो हैं जो कि मिडल ईस्ट के अंदर
बड़े प्लेयर के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं और उनका असर मिडल ईस्ट पर है। ईरान, सऊदी, मिस्र, ये तो वो हैं जो कि डायरेक्टली मिडल ईस्ट के अंदर आप यूँ कह सकते हैं कि हैं। मिस्र अफ्रीका में फॉल करता है लेकिन अरब मुल्क है और उसको मिडल ईस्ट का ही एक तरह से हिस्सा कंसिडर किया जाता है। अपनी स्ट्रांग फौज की वजह से वो हमेशा से ही मिडल ईस्ट में बड़ा प्लेयर समझे जाते रहे हैं, इजिप्ट वाले। इसी तरह तुर्की है तो यूरोप में, लेकिन तुर्की का इराक और सीरिया जैसे दो अहम तरीन मिडल ईस्टर्न मुल्कों के साथ बॉर्डर लगता है। इस वजह से और फिर कुर्दिस्तान मूवमेंट की वजह से मिडल ईस्ट में सकिन है ऑलरेडी तुर्की, तो उनके बड़े गहरे फुटप्रिंट्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर तुर्की वालों के भी। तो देखा जाए तो रशिया और चाइना मिडल ईस्ट के अंदर वहाँ पर असरअंदाज होने वाले अहम मुल्कों के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फुटप्रिंट बेसिकली बनाने जा रहे हैं ब्रिक्स के ज़रिए। मिडल ईस्ट के अंदर पहले ही अमेरिका का इन्फ्लुएंस पिछले कुछ सालों में दुनिया ने देखा है कि कम हो रहा है, कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान के साथ उनके रिलेशंस पहले से ही ख़राब थे, बेसिकली ड्यू टू इजराइल। अमेरिकन इजराइल को सपोर्ट करते रहे हैं और ईरानियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अरबों के साथ भी उनके अच्छे रिलेशंस रहे हैं अमेरिकन के, लेकिन मेन फैक्टर जो टेंशन का फैक्टर है ना, वो इजराइल के साथ जो अमेरिका के रिलेशंस हैं उन वजह से ईरान के साथ भी उनके रिलेशंस ख़राब हैं। तो एक तो ईरान के साथ अमेरिका के रिलेशंस ख़राब हैं, लेकिन अब सऊदी के साथ भी ट्रेडिशनली बड़ा ज़बरदस्त इनका इत्तेहादी मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी के साथ भी बाइडन इंतज़ामिया के रिलेशंस अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आप देखेंगे चंद रोज़ पहले बाइडन साहब ने सऊदी का दौरा किया था और ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्शन बढ़ने से उसकी प्राइसेस कम होगी, ये सब कम कराने के लिए उन्होंने सऊदी से गुजारिश की थी। लेकिन बाइडन साहब के सऊदी से जाने के बाद ही हुआ ये कि ऑयल प्राइसेस मज़ीद बढ़ गई और उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने से उस वक्त तो माजरत कर ली। बाइडन साहब को उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं बढ़ाएंगे इस तरह प्रोडक्शन हम। और इसी बाइडन साहब के दौरे के आसपास एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी जो कि ज़्यादा कंसीडर नहीं की गई, लोगों ने इस पर बात नहीं की, लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। हुआ यह था कि इसी दौरान जब बाइडन वापस गए थे तो उसके आसपास ही कहीं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की और पुतिन साहब की तवील फ़ोन पे एक डिस्कशन हुई है, बात हुई थी, काफ़ी लंबे टाइम तक उनकी बात हुई है। बाइडन ने रिक्वेस्ट की कि ओपेक जो है वो प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ाए ताकि प्राइसेस कम हो, एज आई टोल्ड यू। और इसका ऑब्जेक्टिव अमेरिका का ये था, ख़ुद को उनको नहीं चाहिए ऑयल, उनके पास ऑलरेडी अपना है, लेकिन उनके जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं उनको रिलीफ दिलाने के लिए बाइडन ये सब कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। बाइडन साहब के जाने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि प्राइसेस बढ़ गई, लेकिन ओपेक वाले जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाने को तैयार नहीं है। ये चीज़ उन्होंने रशिया के साथ होने वाली मीटिंग में तय करने के लिए कहा है कि हम उनके साथ रशिया के साथ बैठ के तय करेंगे, अमेरिका नहीं, रशिया। और सऊदी डिसाइड करेगा रूस के साथ मिलकर कि ऑयल मार्केट कैसी होगी। ब्लूमबर्ग खबर लगा रहा है मिसाल के तौर पर कि पुतिन सऊदी क्राउन प्रिंस एग्री ओपेक शुड कीप कोऑपरेटिंग, अलायंस विल डिस्कस प्रोडक्शन स्ट्रेटजी एट मीटिंग ऑन अगस्त 3। अब ये देखें कितनी बड़ी बात है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है रिक्वेस्ट लेके मिडल ईस्ट आ रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी गई और वहाँ से पुतिन वहाँ से बैठ के डिसाइड कर रहा है कि स्ट्रेटजी क्या होगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। ये पुतिन दिखा रहा है दुनिया को बेसिकली कि मेरा होल्ड है वहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर, मेरे साथ हैं वो सारे इत्तेहादी। तो अमेरिका का असर जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि डाउन हो रहा है, उनका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा और स्ट्रेटजिकली भी नज़र आ रहा है कि अरब जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं उस तरफ, दूसरी कैंप की तरफ। उनके ख़ास तौर पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो वहाँ पर चाइना और रशिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, इसराइल जो है फॉर श्योर आज भी पूरी तरह से अमेरिका के ही जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है, पूरी तरह से। अमेरिकन इनको बोलेंगे बच्चा जमूरा उड़ जा तो ये उड़ जाएंगे, वो बोलेंगे बच्चा जमूरा बैठ जा तो ये बैठ जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उधर इंडिया को अगर आप देखें, इंडिया इसराइल का जुड़वा भाई है, तो उसकी प्रो अमेरिका प्रो वेस्ट जो पॉलिसीज़ हैं वो रशिया और चाइना के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स में एक बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो रही हैं ऑलरेडी। ब्रिक्स के अंदर भी यही सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। ब्रिक्स के अंदर अमेरिका नहीं चाहता कि ये एंटी अमेरिका अलायंस बन जाए, लेकिन रशियंस और चाइनीज़ चाहते हैं कि इसको कुछ इस तरह से ऑपरेट किया जाए कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, और हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। वो इसको इस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं आगे। तो यहाँ पे इनकी और इंडिया की कुछ जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट होते हुए महसूस हो रहे हैं। इंडिया को मेरे ख्याल से डेस्परेटली एक स्ट्रेटजिक रिपोजिशनिंग की ज़रूरत है, एक स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की ज़रूरत है। उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं वो
चाइना के साथ जुड़े हुए हैं और ये जो मिडल ईस्ट वाले हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, जबकि उनके जो डिफेंस से रिलेटेड मामलात हैं, जो उनके स्ट्रेटजिक टाइज हैं, जहाँ पे मिलिट्री इन्वॉल्व है, मिलिट्री जो उनके रिलेशंस हैं वो उधर जुड़े हुए हैं अमेरिका के साथ। तो इनमें एक आपको कंट्राडिक्शन नज़र आती है, एक तरफ उनको चाइना भी चाहिए, रशिया भी चाहिए, तो दूसरी तरफ उनको अमेरिका भी चाहिए। यहाँ पे मेरे हिसाब से इंडिया को फौरी तौर पर एक स्ट्रेटजिक रिपोजिशनिंग की ज़रूरत है, वरना ये जो मामलात हैं इंडिया को हॉन्ट करते रहेंगे। आने वाले टाइम में इंडिया बड़ी बुरी पोजीशन में फंसेगा। उनको एक स्ट्रेटजिक रिपोजिशनिंग की फौरी तौर पर ज़रूरत है। उनको तय करना पड़ेगा वंस एंड फॉर ऑल कि जाना किधर है भाई, अमेरिका की तरफ जाना है या रशिया की तरफ जाना है, और चाइना की तरफ जाना किधर है ये तय करना पड़ेगा। इस वक्त एक टांग इंडिया ने रखी हुई है चाइना रशिया की तरफ, उसकी कश्ती में, दूसरी अमेरिका की कश्ती में, लेकिन कभी भी दो कश्तियों में एक बंदा पाँव नहीं रख सकता, डूबना उसका मुकद्दर होता है। तो स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की फौरी तौर पर इंडिया को ज़रूरत है यहाँ पे।